कैसे हैं आप सब लोग। सो वेलकम टू ऑल इन दिस वीडियो। सो गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस यूनिट 4। तो यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी NPPA, शॉर्ट फॉर्म है इसकी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको इसके अंडर सिलेबस में आपको क्या क्या चीजें दी हुई हैं, पहले हम वो देखते हैं। आपको सबसे पहले टॉपिक पढ़ना है DPCO यानी ड्रग प्राइसिंग कंट्रोल ऑर्डर। ड्रग प्राइसिंग कंट्रोल ऑर्डर आपको 2013 के अंदर आया था। ठीक है, इसमें आपको ड्रग प्राइसिंग कंट्रोल ऑर्डर का ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, डेफिनेशन पढ़नी है। उसके बाद आपको पढ़ना है सेल प्राइस ऑफ बल्क ड्रग पढ़ना है, रिटेल प्राइस ऑफ फॉर्मुलेशन पढ़ना है। इसका भी मतलब आपको फॉर्मुलेशन पढ़नी है यहाँ पे, एंड रिटेल प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ द शेड्यूल्स फॉर्मुलेशन पढ़ना है। देन आपको पढ़ना है NLEM। तो आपके सारे टॉपिक्स आज कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो आपका टॉपिक है DPCO यानी ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, आप देखो समझ कैसे आ रहा है, प्राइस से क्या समझ आ रहा है, यानी किसी चीज का प्राइस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका कोई अपने सोप खरीदा तो उसका प्राइस कितना है, जैसे 10 की सोप, 20 की सोप, ठीक है, कितने पैसे की सोप है वो। ठीक है, तो उसको हम प्राइस बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल बोला ड्रग का प्राइस, यानी किसी मेडिसिन का प्राइस हमें लेके चल रहे हैं। अब सोप हटाओ तो मेडिसिन, यहाँ पे हम किसी ड्रग का प्राइस ले रहे हैं। तो ड्रग प्राइस कंट्रोल यानी प्राइस को कंट्रोल करने वाला ऑर्डर यहाँ पे आया है। कौन लेके आया है? NPPA। जो आपके पास ये ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर है, ये कौन लेके आया है? NPPA। सो NPPA लेके आया, यानी नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी जो है, प्राइसिंग अथॉरिटी से लर्न करो, प्राइसिंग कंट्रोल ये ऐसे लर्न। ठीक है, कि इसने इसको लेके आया नेशनल NP। देखो मैं आपको दोबारा से बोल रही हूँ, NPPA जो है इसने क्या किया है, यहाँ पे एक ऑर्डर आया, लेके आया। ये कौन सा ऑर्डर है? वो ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। अब ये ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर आया क्यों है? देखो पहले तो आपको थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री जाननी पड़ेगी। हिस्ट्री मतलब आपको लिखना नहीं है, मतलब ऐसे मतलब पूरा नहीं लिखना, सिंपल आपको क्या लिखना है कि जो ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर है वो आया क्यों है। देखो पहले के टाइम पे क्या होता था कि जो डॉक्टर होते थे, प्रैक्टिशनर जो होते थे, तो वो एक पेशेंट को उसकी एक फाइनेंशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको दवाई देते थे। ठीक है, यानी जैसी पेशेंट की फाइनेंशियल कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग उसको मेडिसिन दे रहे हैं। अगर पेशेंट जो है थोड़ा सा पुअर है, फाइनेंशियली पुअर है, तो उसको वो थोड़ा कम चार्ज करते थे मेडिसिन का। अगर कोई थोड़ा अमीर सा लगता है, ठीक है, जो मतलब एबल है देने के लिए, प्राइस पूरा दे सकता है, तो ऑब्वियसली बात है उससे वो ज़्यादा लेते थे। ठीक है, तो वो पूरा मतलब बैलेंस करके चलते थे कि पूरा मतलब लोग अच्छे से खरीद सके, पेशेंट को कोई नुकसान ना हो। ठीक है, तो पहले प्रैक्टिशनर ये चीज़ किया करते थे। उसकी उस टाइम पे जो प्राइसिंग का जो ड्रग्स के ऊपर प्राइस होता है, मेडिसिन के प्राइस होता है, वो लिखा नहीं होता था, मतलब। ठीक है, डॉक्टर उनको अपने अकॉर्डिंग सेल कर दिया करते थे। अब यहाँ पर आया कुछ ऐसे लोगों का, यहाँ पे मतलब एंट्री हुई जो इस इन्होंने यहाँ पे कुछ ऐसा मतलब घपला खोलना शुरू कर दिया। ठीक है, यानी जो अब जो ऐसे प्रैक्टिशनर होते थे जो लोग घपला करते थे कि किस पीछे पेशेंट से ज़्यादा पैसे ले लिए। ठीक है, मतलब ज़्यादा पैसे बढ़ाने के लिए उन्होंने यहाँ पे घपला करना शुरू कर दिया, सबसे ज़्यादा पैसे लेने। क्योंकि देखो ऑब्वियस बात है, मेडिसिन के ऊपर प्राइस तो है नहीं है, अब वो कितने भी पैसे ले सकते हैं उनसे। तो यहाँ पर ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर यहाँ पे आया, NPPA लेके इसको आया। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल वो लिखा हुआ है, इन एशियन टाइम देयर वॉज नो फिक्स प्राइस ऑफ ड्रग्स मेडिसिन। ठीक है, तो यहाँ पे मेडिसिन और ड्रग्स को कोई फिक्स प्राइस नहीं था उस टाइम पे। प्रैक्टिशनर सेट अ ड्रग्स प्राइस अकॉर्डिंग टू देयर डिजायर सीइंग ऑफ द पेशेंट कंडीशन, ये पेशेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग वो पैसे ले लिया करते थे उनसे। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे प्रैक्टिशनर आए जिसने यहाँ पे एक्सप्लोटेशन क्या होता है? शोषण करना, किसी चीज का शोषण, यानी पेशेंट का शोषण करना शुरू कर दिया उन्होंने। ठीक है, यानी पेशेंट को लूटना शुरू कर दिया, ज़्यादा पैसे लेने लगे उनसे। तो इस चीज़ को रोकने के लिए यहाँ पर ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर आया। नेक्स्ट है टू प्रिवेंट दिस टाइप ऑफ एक्सप्लोटेशन इन 1962 में एक रूल लेके आए। ठीक है, इस एक्सप्लोटेशन को रोकने के लिए। तो यहाँ पे मतलब ये जो ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर है, मतलब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इन्होंने डिस्प्लेस करना शुरू कर दिया प्राइस को। जो भी मतलब ड्रग का प्राइस होता है उसके अकॉर्डिंग उसको प्राइस लिखना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे जो प्राइस था फिक्स प्राइस डोसेज फॉर्म का, वो उन्होंने शुरू कर दिया लिखना। लेकिन ये इतना इफेक्टिव नहीं था, तो ये भी मतलब एक तरह से फेल हो गया, आप बोल सकते हो। इसका जो पर्पस था वो भी इसका फेल हो गया। तो उसके बाद दोबारा से 1960, एक साल बाद, पहले वो 1962 में आया था, अब 1963 के अंदर दोबारा मतलब आया। ठीक है, दोबारा उन्होंने नए रूल बनाए, पर वो भी इतने इफेक्टिव नहीं थे। तो यहाँ पे इसको भी हमने फेल करना, मतलब एक तरह से फेल ही हो गया ये भी रूल। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट ने शुरू किया ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। ठीक है, जिसको हम DPCO बोलते हैं। ये आपके आया था 1996 के अंदर आया था। ठीक है, तो यहाँ पे
ये जो आपका, या बोल सकते हो ऑर्डर आया है, अंडर द एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट आया है, ठीक है, एंड मेड अ लिस्ट ऑफ एसेंशियल ड्रग्स एंड फिक्स्ड देयर मैक्सिमम प्राइस। अब देखो यहाँ पे कुछ एसेंशियल ड्रग्स होती हैं, अभी हम डेफिनेशन जब पढ़ेंगे तो एसेंशियल ड्रग वहाँ पे देखेंगे क्या क्या होती है। तो एसेंशियल ड्रग ऐसी ड्रग्स होती हैं जो मतलब हर एक पेशेंट के लिए इंपॉर्टेंट होती है, या बोल सकते हो मतलब बहुत ही कॉमन होती है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा काफ़ी सारी ड्रग्स ऐसी होती है जो बहुत ज़्यादा कॉमन होती है, मतलब हर एक तीसरा पर्सन उसको ले रहा होता है, ठीक है, बहुत ही कॉमन। अभी आपकी डेफिनेशन जब आप पढ़ोगे ना तब समझ आ जाएगा आपको। तो जो आपका एसेंशियल ड्रग्स होती हैं उनका एक तरह से मैक्सिमम प्राइस उन्होंने जैसे लिखा होता है ना, मैक्सिमम रिटेल प्राइस लिखा होता है पीछे, तो वो चीज़ उन्होंने शुरू कर दिया लिखना, ठीक है, जो एक्चुअली प्राइस होता है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, जो DPCO, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ड्रग कंट्रोल प्राइसिंग ऑर्डर का ऑब्जेक्टिव ये है कि यहाँ पर एक रीजनेबल प्राइस उन्होंने अवेलेबल कराया, ठीक है। देखो यहाँ पे टू इंश्योर द वैल्यूएबल अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल द एसेंशियल मेडिसिन ऑफ रीजनेबल प्राइस, यानी एक ऐसा प्राइस जो सब अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। टू कंफर्म दैट द क्वालिटी ऑफ द ड्रग्स डज नॉट डिक्लाइन विद द प्राइस फ्रिक्शन, यानी जैसा आपने प्राइस दिया है उसको उसके अकॉर्डिंग ही मतलब मेडिसिन, देखो जैसे आपने जैसा प्राइस दे रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने एक टैबलेट का एक कोई भी टैबलेट लिया, ठीक है, जो आपने उसका जो भी प्राइस आपने पिक किया है उसके अकॉर्डिंग, मतलब जैसे ऑब्वियस बात है आपने पूरा प्राइस दिया है उसका, तो आपको वैसी मेडिसिन भी मिलनी चाहिए, ठीक है, किसी तरह से मतलब वो बेकार ना हो या एक्सपायरी ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा यहाँ पे रीजनेबल प्राइस और यहाँ पे पूरा उसको फिक्स फॉर्म में मतलब प्राइस कर दिया गया। नेक्स्ट हमारे पास है एक, आपके पास ये वैसे आखिरी में टॉपिक आता है लेकिन पहले यहाँ पे कर लो, कोई बात नहीं, ये आपके पास आखिरी टॉपिक है, नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। ये एसेंशियल मेडिसिन मैंने इसको पहले इसलिए लिया क्योंकि आपको यहाँ पे एसेंशियल मेडिसिन को थोड़ा समझना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन आया, इसमें क्या होता है, आपके पास एक पूरी लिस्ट बनाई गई जिसमें आपके पास एसेंशियल मेडिसिन को यहाँ पे कलेक्ट किया गया, ठीक है। तो NLEM is a list of essential medicines released by the Ministry of Health and Family Welfare। तो किसने की थी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने ये लिस्ट यहाँ पे बनाई है। तो पहले हम देखते हैं एसेंशियल मेडिसिन होता क्या है। आर those medicines that are satisfying basic health केयर नीड ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है, यानी देखो ऐसी मेडिसिन जो मेजोरिटी ऑफ लोगों के लिए, मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन के लिए यहाँ पे ज़रूरतमंद होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसी मेडिसिन को हम एसेंशियल मेडिसिन बोलते हैं। तो इसमें पहले तो आपके पास 384 ड्रग्स आगे इसके अंदर पूरी थी, ठीक है। उसके बाद फिर इसके अंदर क्या किया, 34 मेडिसिन को और ऐड कर दिया गया। उसके बाद पूरा जब टोटल हो गया तो उसके अंदर 26 मेडिसिन यहाँ पे रिमूव कर दी गई। तो कुछ ऐसा मतलब रेशो है, अगर आपको लेना हो सकता है कर लेना, ठीक है। देन है द फर्स्ट नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन ऑफ इंडिया वाज प्रिपेयर्ड एंड रिलीज इन 1996 में आपकी रिलीज की गई थी, एंड द लिस्ट वाज रिसीव्ड मैनी टाइम एंड लास्ट वाज इन 2022 में आपका हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपके पास आता है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी क्या है। देखो ये आपका शुरुआत में टॉपिक है, चैप्टर का नेम ही यही है। अब ये है क्या चीज़, अब सिंपल ये क्या होती है, एक तरह से ये एक तरह की अथॉरिटी है जिसने DPCO को बनाया है, ठीक है, यानी ड्रग प्राइसिंग कंट्रोल ऑर्डर को बनाया है। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी विच इज डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, इट वॉज इस्टेब्लिश इन 1997 में इस्टेब्लिश हुई है। इसका फंक्शन क्या है, टू रेगुलेट द DPCO जो है ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर को यहाँ पे ये रेगुलेट करता है, एंड फिक्स द प्राइस एंड कैप ऑफ द ड्रग्स आर लिस्टेड इन द नेशनल लिस्ट ऑफ द एसेंशियल मेडिसिन। all the power of the government of pricing according to the essential community and act has been given it to a, देखो यहाँ पे आपको ये जो DPCO है, ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है, इन्फोर्स करता है, यानी लागू करता है। इन्फोर्स मतलब क्या होता है, लागू करना। इस DPCO ऑर्डर को लागू करना और इम्प्लीमेंट करना इसका काम है। दूसरा है टू अपॉइंट द ऑफिसर्स एंड स्टाफ मेंबर्स ऑफ द अथॉरिटी, इसका वो अपॉइंट भी कर सकता है और जो स्टाफ मेंबर होते हैं उनको अपॉइंट भी कर सकता है, उनको हटा भी सकता है, उसकी मर्जी है, अगर वो कुछ गलत करेंगे तो उनको हटा भी सकता है। एंड टू डील विद द लीगल मैटर अराइजिंग अगेंस्ट द decision of authority and collection of data and production, export and import, marketing, share and individual companies and their प्रॉफिबिलिटी, यानी किस कंपनी का कितना प्रॉफिट हुआ है उसके अकॉर्डिंग है, मतलब सब चेक करते हैं, ठीक है। एंड टू मॉनिटर द अवेलेबिलिटी ऑफ द एसेंशियल ड्रग्स एंड
मेंटेनेंस इन द केस ऑफ द शॉर्टेज। अगर मान लो किसी एरिया के अंदर या बोल सकते हो अगर मेडिसिन की शॉर्टेज हो रही है, एसेंशियल मेडिसिन की स्पेसिफिक एसेंशियल मेडिसिन की अगर शॉर्टेज हो रही है तो उसको मेंटेन करना, उसके मैनेजमेंट के लिए ये जो आपकी NPPA है ये आपकी मतलब एक तरह से रिस्पॉन्सिबल नहीं, उसको मेंटेन कराने का ये हेल्प करती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कुछ डेफिनेशन। देखो यहाँ पे आपने API की डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी। ठीक है, आपका एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है, इसको हम बल्क ड्रग भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल क्या होता है, ये आपका मेन इंग्रेडिएंट होता है जिसका थेरेप्यूटिकल एक्शन होता है। ठीक है, और भी काफी डेफिनेशन लिखी है यहाँ पे। फार्मास्यूटिकल केमिकल होता है, बायोलॉजिकल और प्लांट प्रोडक्ट होता है विच इज यूज्ड एज अ इंग्रेडिएंट ऑफ एनी फॉर्मुलेशन। ठीक है, ब्रांड क्या होता है, सिंपल सी बात है, कोई भी नेम, कोई भी डिजाइन, सिंबल, ट्रेडमार्क, एनी अदर थिंग्स दैट आइडेंटिफाई द सेलर ड्रग्स फ्रॉम अदर सेलर। ठीक है, यानी ब्रांड क्या होता है, देखो मान लो मैंने पैरासीटामोल बनाई, ठीक है, और आपने पैरासीटामोल बनाई है। ठीक है, तो हम दोनों पैरासीटामोल बना रहे हैं, लेकिन आपको और मेरे में उसमें क्या फर्क है। ठीक है, आप देखते हो कि पैरासीटामोल जो है अलग अलग ब्रांड में आती है। ठीक है, आप कौन सा ब्रांड खरीदना पसंद करते हो, तो वो आपके ट्रस्ट के ऊपर बात होती है। ठीक है, तो लेकिन ब्रांड क्या करता है कि आपकी मेडिसिन और मेरी मेडिसिन दोनों को अलग दिखा रही है। लेकिन जो जेनेरिक मेडिसिन होती है, जेनेरिक मेडिसिन में कोई फर्क नहीं होता। मतलब फर्क क्या, मतलब अगर कोई और अब गवर्नमेंट बना रही है तो जेनेरिक मेडिसिन बराबर बिकेगी। ठीक है, लेकिन ब्रांडेड में फर्क होगा कि आप उसको अपने उसमें बना रहे हो और मैं उसको अपने उसमें बना रही हूँ अकॉर्डिंग। ठीक है, मतलब फॉर्मुलेशन में सेम होगी, बनाने का प्रोसेस सेम होगा, लेकिन एक ब्रांड अलग अलग दिखा रहे हैं कि आप इसको बना रहे हो, सिर्फ कंपनी का नाम, मतलब अपना नाम शो करते हैं उसमें। ठीक है, तो कोई भी नेम हो सकता है, कोई डिजाइन सिंबल आपको हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है द सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होता है, जो प्राइस गवर्नमेंट ने फिक्स किया है उसको हम क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। ठीक है, जिसको मैक्सिमम प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर शेड्यूल फॉर्मुलेशन। नेक्स्ट हमारे पास है जेनेरिक वर्जन ऑफ मेडिसिन। जेनेरिक मेडिसिन में आपको पता है कैसे होती है, ये फार्मास्यूटिकल नेम के अकॉर्डिंग बिकती है। सॉरी, फार्माकोपियल नेम के अकॉर्डिंग, जो फार्माकोपिया बुक के अंदर आपका नेम दिया होता है मेडिसिन का, ठीक है, एक्टिव इंग्रेडिएंट का जो नेम होता है उसी के नाम से बिकती है। ठीक है, यहाँ पे कोई ब्रांड नहीं होता, विदाउट एनी ब्रांड नेम। ठीक है, एंड मैक्सिमम रिटेल प्राइस क्या होता है, MRP जिसको हम बोलते हैं। आप किसी भी उस चीज़ के पीछे देख लो। ठीक है, कोई अगर आपने सिंपल सा बिस्किट का पैकेट भी खाया तो उसके पीछे भी RMP लिखा होता है, यानी आपका जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है उसका प्राइस कितना है तो वो लिखा होता है। तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस ऑन पैक फॉर रिटेल सेल एंड इंक्लूड सेलिंग प्राइस, टैक्स एंड लेबल चार्जेस। आपको भी देखना, वैसे आपने नोटिस किया होगा कि लिखा होता है अभी वहाँ पे फ्री फ्रॉम ऑल टैक्सेस। सो यहाँ पे इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस, मतलब इसमें सारे टैक्सेस का मिला के जो आपका प्राइस आ रहा है, आज फॉर एग्जांपल आपका बिस्किट के पैकेट 10 रुपये का है, तो उसमें सारे टैक्सेस भी नहीं बोल रहे हैं, आपको कोई अलग से टैक्स नहीं देना पड़ेगा उसका। ठीक है, वो आपके पास ऑलरेडी टैक्स होके ही आया, आपके पास 10 रुपये आया। ठीक है, तो ऐसे इस पे सबको लिखा होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है सेलिंग प्राइस, टैक्सेस, लेबर चार्जेस, सब उसके अंदर इंक्लूड होता है। मैक्सिमम उसको हम बोलते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है स्केड्यूल फॉर्मुलेशन। इट इज अ फॉर्मुलेशन इंक्लूडिंग द फर्स्ट schedule whether it is a formulated in generic और branded name। नेक्स्ट हमारे पास है, देखो स्केड्यूल फॉर्मुलेशन आपको समझ आ गया, इट इज अ फॉर्मुलेशन इंक्लूडिंग एनी फर्स्ट शेड्यूल, जो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर इंक्लूड हो रही है, चाहे वो आपकी ब्रांडेड हो चाहे जेनरिक हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है टॉपिक सेल प्राइस ऑफ बल्क ड्रग्स। इसमें क्या होता है, द गवर्नमेंट नोटिफाइड ऑफिशियल गैजेट and time to time fix the maximum sale price at which the bulk drugs should be sold। देखो आप देख रहे हैं कभी कुछ टाइम पहले ना कुछ चीज़ें ऐसी थी बहुत सस्ती मिलती थी, अब थोड़ी महंगी हो गई है। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो प्राइस है वो चेंज करती जाती है। ठीक है, जैसे जैसे मतलब उसका कॉस्ट बढ़ता जाता है, या मतलब कोई भी मतलब कंडीशन लगा लो। ठीक है, किसी चीज़ का शॉर्टेज हो गई है तो उसके अकॉर्डिंग उसका जो होता है प्राइस बढ़ता जाता है। ठीक है, and no one should sell the bulk drugs at the price more than the maximum sale price plus local taxes। देखो यहाँ पे कोई भी पर्सन ऐसा नहीं कर सकता कि जो उसके ऊपर प्राइस लिखा हुआ है पैकेट के ऊपर उससे ज़्यादा नहीं बेच सकता। ठीक है, अगर उसके पास मतलब कोई लोकल टैक्सेस अगर लग रहा है तो उसको इंक्लूड कर सकता है वो। ठीक है, नेक्स्ट है इफ अ मैन्युफैक्चरर want to receive a maximum sale price at the bulk drug, he should return an application to the government in a form 1। इसमें क्या कहने का मतलब है, अगर किसी मैन्युफैक्चरर, मान लो कोई मैन्युफैक्चरर है, उसको लगता है कि जो आपने गवर्नमेंट ने प्राइस रखा हुआ है
वो कम है, तो वो उसको बढ़वा भी सकता है। एक रिटर्न एप्लीकेशन यहाँ पे दे सकता है वो गवर्नमेंट को, और वो अपने एक यहाँ पे फॉर्म 1 लगता है, उसको फॉर्म 1 फिल करना पड़ेगा और रिटर्न एप्लीकेशन गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी, ताकि वो उसका प्राइस बढ़वा सके। अगर लगता है मैन्युफैक्चरर को, ठीक है, तो अब वो करवा भी सकता है, उसका प्राइस बढ़वा भी सकता है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है रिटेल प्राइस ऑफ फॉर्मुलेशन। देखो यहाँ पे आपके पास आरपी का यानी रिटेल प्राइस का एक फॉर्मुलेशन होता है, ठीक है। आप रिटेल प्राइस कैसे निकालते हो, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है, ये आपको फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है। इन सबको प्लस करके आप अपना रिटेल प्राइस निकालते हो। तो रिटेल प्राइस समझ आया क्या होता है, ठीक है। एमसी क्या होता है, ये आपका मटेरियल कॉस्ट होता है। जितना भी आपके पास मटेरियल कॉस्ट आया है, जितना आपने बाहर से मटेरियल खरीदा है, उसको जितनी भी कॉस्ट है, ऑब्वियसली बात है आप रॉ मटेरियल से ही बनाओगे। फॉर एग्जांपल आपको बिस्किट बनाने हैं, तो बिस्किट बनाने के लिए आटा, चीनी, जो भी मतलब चाहिए होता है एक इंडस्ट्री को, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को, तो उसका पैसा भी ऑब्वियसली बात उसमें लगाएगी, तो मटेरियल कॉस्ट हो गया। तो उसके बाद आता है सीसी। सीसी क्या होता है, जितना भी आपका लेबर कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी आपकी जितनी यूज हुई है उसके अंदर, ठीक है, इक्विपमेंट्स वो लगा लो, कुछ भी लेबर का कॉस्ट वगैरह सब इसके अंदर इंक्लूड होता है, ठीक है, सीसी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है ईडी। ईडी क्या होता है, आपके जितना भी टैक्सेस होते हैं, ड्यूटीज क्या होती है, एक्सीज ड्यूटी मतलब टैक्सेस, लोकल टैक्सेस अप्लाइड, ठीक है, इन सबको हम मिक्स करके यहाँ पे आरएमपी बना देते हैं, ठीक है। एक आता है हमारे पास एएमपी, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, MAPE, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, MAPM का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम अलाउएबल पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसिव, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सीलिंग प्राइस ऑफ शेड्यूल फॉर्मुलेशन। इसमें क्या होता है, सीलिंग प्राइस में, सीलिंग प्राइस है मैक्सिमम प्राइस ऑफ गुड फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स होते हैं टू प्रोटेक्ट द कस्टमर, ठीक है। सो जो कंज्यूमर है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि वो उसको कोई मतलब ऐसे लूट ना ले। आप कोई कंज्यूमर है, आप कंज्यूमर कोई मेडिसिन लेने गया, अब उसको भी कोई मतलब आरएमपी के, अगर ऑब्वियस बात है कई लोग क्या करते हैं, लूटने की कोशिश करते हैं कि विदाउट एमपी के चेक किए उसको और अपनी तरफ से कोई भी कॉस्ट लगा के दे देते हैं। तो ऐसे कंज्यूमर्स को बचाने के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट एक प्राइस फिक्स करती है जो ड्रग्स के ऊपर लिखा जाता है, ठीक है, मेडिसिन के ऊपर लिखा जाता है। एंड एनी वन कांट सेल द प्रोडक्ट्स एट मोर प्राइस देन द प्राइस फिक्स बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। तो कोई वैसा पर्सन नहीं कर सकता। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है पीसी का जो मतलब है सेलिंग प्राइस का एक फॉर्मूला है, इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म वगैरह लिखी हुई सेलिंग प्राइस हो गया। पीसी मतलब क्या, पीएस मतलब क्या होता है, एवरेज प्राइस ऑफ retailer is some price of retailer of all the brands and generic medicines having a market share and more than or equal to 1%, ठीक है। नेक्स्ट है सेलिंग प्राइस ऑफ न्यू ड्रग्स। अब न्यू ड्रग्स का सेलिंग प्राइस जो होता है वो मार्केट में ऐसे अवेलेबल नहीं होता, वो गवर्नमेंट ही रखती है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है, एक बार इसको पढ़ लेना। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास है फार्मास्यूटिकल पॉलिसीज 2002 के अंदर आई है। इस फार्मास्यूटिकल पॉलिसी 2002 is a set the plan chosen by the government, Indian government for establish and promoting Indian pharmaceutical industries. This policy was made in considering many of objectives, some of them। देखो यहाँ पे जो आपके पास ये पॉलिसी आई है, ये आपको इंडस्ट्रीज को इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करने के लिए, इंडस्ट्रीज को जो इंडिया की इंडस्ट्रीज हैं उनको बढ़ावा देने के लिए आई है ये पॉलिसी, ठीक है। तो यहाँ पे टू अवेलेबल गुड क्वालिटी ऑफ एसेंशियल ड्रग्स आर रीजनेबल प्राइस पे गुड एसेंशियल मेडिसिन को अवेलेबल कराया है इसने, ठीक है। एंड टू प्रमोट द मेक एंड कैपेबल ऑफ द इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री टू कॉस्ट इफेक्टिव क्वालिटी प्रोडक्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट है यानी इनको कॉस्ट इफेक्टिव बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टू रिड्यूस द बैरियर ऑफ द ट्रेड ऑफ एट ग्लोबल लेवल, ठीक है, यानी ग्लोबल लेवल का इन्होंने बैरियर यहाँ पे रिड्यूस किया है। एंड टू इंक्रीज फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो R&D है उसको इंकरेज करती है ये आप पॉलिसी। एंड अंडर दिस पॉलिसी गवर्नमेंट फोकस्ड ऑन द मैनी ऑफ द टारगेटिंग फील्ड सच एज, यहाँ पे आपको जो enlargement for research and development, and for this purpose the government promotes and standard the PRDC यानी फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो कमेटी है, मतलब इन्होंने इसको मजबूत बनाया है, और ठीक है, ताकि हम और अच्छी रिसर्च कर सकें और बढ़ावा दे सकें चीज़ को, ठीक है। एंड टू आइडेंटिफाई द नीड एंड फार्मास्यूटिकल इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज, उनकी जो नीड है, उनकी ज़रूरतें हैं, उनको हम पहचान सके, उनको मतलब पूरा कर सके, ठीक है। और भी काफ़ी कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है देखो। एंड इन्वेस्ट एट लीस्ट ₹10 करोड़ पर एनुअल, ठीक है। पर एनम मतलब क्या होता है, पर एनम मेरी हर साल आप R&D के ऊपर, ठीक है, रिसर्च ऑफ न्यू ड्रग्स के ऊपर आप यहाँ पे कम से कम 10 करोड़ रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट किए जा सके, ठीक है, नए ड्रग्स को मतलब डेवलपमेंट कराने के लिए, रिसर्च करने के लिए। और यहाँ पे लिखा इन्वेस्ट एटलीस्ट 5% ऑफ
टर्नओवर पर एनुअल ऑफ द R&D, ठीक है। वो भी काफ़ी कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे फॉरेन टेक्नोलॉजी अरेंजमेंट, जो फॉरेन की जो टेक्नोलॉजी अरेंजमेंट है उसको मतलब यहाँ पे एप्लीकेंट किया जाए, ठीक है। और मैक्सिमम इम्पोर्ट रिलेटेड बैरियर जो है उसको हम रोक सकें, या मार्जिन ऑफ द इम्पोर्ट ड्रग्स हम बढ़ा सके, प्राइसिंग ऑफ द फॉर्मुलेशन, और यहाँ पे फिक्सेशन ऑफ द सेलिंग प्राइस, प्राइसिंग ऑफ शेड्यूल्ड बल्क ड्रग्स, फार्मेसी एजुकेशन और ट्रेनिंग यहाँ पे हम वो बढ़ा सके। तो ये सब चीज़ों की जो है ये पॉलिसी करती है। तो ऑलमोस्ट ये टॉपिक जो है खत्म हो चुका है, ठीक है। इसके साथ ही यूनिट भी खत्म हो रही है, ठीक है। तो यूनिट 4 हमारी पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है। उसका जो नोट्स है मैं टेलीग्राम पे ऑलरेडी इसको शेयर कर चुकी हूँ, वहाँ जाके डाउनलोड करो। उसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो नोट्स को। अगर आपको कोई भी ज़रूरत है किसी टॉपिक की, वीडियो की, या कोई भी आपको चाहिए टॉपिक, ठीक है, वीडियो फॉर्म में, तो हमें कमेंट में बोल सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।